नमस्कार। आज हम 3 अलग-अलग बड़े मुद्दों पर बात करने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे काफी अलग-अलग तरीकों से इन्हें सुलझाने की कोशिश हो रही है। पहला है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ की जलवायु परिवर्तन पर जो ताज़ा राय आई है वो। दूसरा, ग्रामीण भारत में महिलाओं के लिए एक खास बीमा स्कीम। और तीसरा है भारत के पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सुधारने का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम। बिल्कुल। हमारे पास इन पर कुछ अहम जानकारी है, तो कोशिश रहेगी कि इसकी खास बातें और मायने समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। जरूर। और ये तीनों ही मामले हालांकि अलग अलग लगते हैं, पर दिखाते हैं कि कैसे लीगल फ्रेमवर्क, सोशल स्कीम्स और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड बड़ी चुनौतियों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं ICJ की उस सलाहकार राय से। जी। ये 23 जुलाई 2025 को आई है। जी। और ये UN जनरल असेंबली के एक प्रस्ताव पर आधारित थी, जिसे वानुआतू जैसे देशों ने आगे बढ़ाया था। हाँ, वो प्रशांत द्वीप वाले देश जो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा प्रभावित है। सही। देखिए, इस राय की सबसे बड़ी बात यह है कि इसने क्लाइमेट चेंज को सिर्फ एक पॉलिटिकल मुद्दा नहीं रहने दिया है। अच्छा। अब ये एक कानूनी और मानवाधिकार का मामला भी बन गया है। अच्छा। हाँ, ये साफ कहती है कि देशों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत पक्की जिम्मेदारियां हैं कि वे पर्यावरण को गंभीर नुकसान से बचाएं। तो कुछ ठोस जिम्मेदारियां तय हो गई हैं, क्या है वो? बिल्कुल। जैसे कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करना, हाँ। आपस में सहयोग करना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और जो पेरिस समझौता का लक्ष्य है ना, तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखने का, उसका सम्मान करना। और साथ ही साफ स्वस्थ पर्यावरण जैसे जो मानवाधिकार हैं उनकी रक्षा करना। और अगर देश ये सब नहीं करते हैं तो क्या इसके कुछ नतीजे भी बताए गए? देखिए, राय ये कहती है कि अगर कोई देश अपनी ये जिम्मेदारियां निभाने में फेल होता है तो इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक गलत काम एक रॉन्गफुल एक्ट माना जा सकता है। ओके। और अगर ये साबित हो जाए कि उनकी लापरवाही से सीधा नुकसान हुआ है तो फिर लीगल नतीजे हो सकते हैं। जैसे हर्जाना देना पड़ सकता है, मुआवजा या अधिकारों की बहाली। और ये दिलचस्प है कि सभी 15 जजों ने एक मत से ये राय दी है। जी हाँ, ये बहुत अहम है। ये दिखाता है कि इस मुद्दे पर एक ग्लोबल सहमति बन रही है। तो क्या इसका मतलब ये है कि छोटे द्वीप देश अब बड़े उत्सर्जकों पर सीधा मुकदमा कर पाएंगे, या ये सिंबॉलिक ज्यादा है? देखिए, सीधा मुकदमा करके सजा दिलवाना वैसा नहीं है। ये सलाहकार राय है, बाइंडिंग फैसला नहीं। अच्छा। लेकिन इसका लीगल और पॉलिटिकल वजन बहुत ज्यादा है। ये कमजोर देशों को, खासकर छोटे द्वीपीय राज्यों को, एक नैतिक और कानूनी आधार देता है। वो इसे इस्तेमाल करके बड़े उत्सर्जकों पर दबाव डाल सकते हैं। हाँ, बातचीत में इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। और शायद भविष्य में मुआवजे के लिए कानूनी दावे करने का रास्ता भी खोले। ये एक तरह से चीजों को कानूनी जवाबदेही के दायरे में ला रहा है। समझ गई। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय कानून से जरा देश के अंदर आते हैं। एक और बड़ी चुनौती है ग्रामीण भारत तक वित्तीय सुरक्षा पहुंचाना, और यहीं पर बीमा सखी योजना आती है। जी। ये दिसंबर 2024 में शुरू हुई थी। LIC की एक पहल के तहत महिला करियर एजेंट और ग्रामीण विकास मंत्रालय भी साथ है। हाँ, ये एक पार्टनरशिप है और मकसद बिल्कुल साफ है, गांव देहात में बीमा की पहुंच को मजबूत करना। इसके लिए ग्राम पंचायत लेवल पर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है ना, SHGs, हाँ, स्वयं सहायता समूह, उन्हीं में से महिलाओं को चुना जाता है। क्वालिफिकेशन बस ये है कि उम्र 18 से 70 साल हो और कम से कम 10वीं पास हो। और इन महिलाओं को क्या मिलता है? सिर्फ एजेंट बना दिया जाता है या कुछ और भी है? नहीं, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है और शुरू के 3 साल तक कुछ स्टाइपेंड वजीफा भी मिलता है। अच्छा। उसके बाद वो फुल फ्लेज्ड LIC एजेंट के तौर पर काम कर सकती हैं, और जो बीमा सखियां अच्छा परफॉर्म करती हैं उनके लिए आगे बढ़ने के मौके भी हैं। वो LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर जैसे पदों तक भी जा सकती हैं। ये तो सरकार का जो लक्ष्य है 2047 तक सबके लिए बीमा, उससे भी जुड़ता होगा। निश्चित रूप से ये उसी बड़े विजन का एक हिस्सा है। और इसके 2 और बड़े फायदे हैं। एक तो रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ता है, दूसरा महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण होता है। ये तो सब कागज पर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जमीनी स्तर पर असलियत में इन महिलाओं और उनके समुदायों पर इसका कैसा असर हो सकता है? क्या ये सिर्फ एक और नौकरी है? नहीं, मेरे ख्याल से ये उससे ज्यादा है। देखिए, एक तो आय का जरिया मिलता है, लेकिन साथ ही इन महिलाओं में कॉन्फिडेंस आता है, उनकी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ती है। वो अपने समुदाय में बीमा और बचत की अहमियत को लेकर जागरूकता फैला सकती हैं। हाँ,
जाहिर है किसी भी नई स्कीम की तरह इसे लागू करने में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, पर पोटेंशियल काफी अच्छा है। सही बात है। चलिए अब तीसरे बड़े प्रयास पर आते हैं, बिजली वितरण के क्षेत्र में। पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना यानी RDSS, ये फरवरी 2023 में शुरू हुई थी और 2025-26 तक चलनी है। जी, और ये वाकई एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। हाँ, भारत के पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को पूरी तरह से बदलने का लक्ष्य है। इसके 2 मेन टारगेट हैं। क्या है वो? पहला है AT&C लॉस कम करना। AT&C मतलब एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस। ये वो बिजली है जो बनने के बाद उपभोक्ता तक पहुंचने से पहले या तो तकनीकी कारणों से या चोरी वगैरह से बर्बाद हो जाती है। हाँ, सुना ये काफी ज्यादा होता है भारत में। बहुत ज्यादा। तो इसे घटाकर 12 से 15% पर लाने का लक्ष्य है। और दूसरा बड़ा लक्ष्य है कि बिजली सप्लाई की जो औसत लागत है और उससे जो औसत कमाई होती है, उसके बीच का जो गैप है उसे 0 करना, 24-25 तक करने का लक्ष्य है। इसमें पैसा कितना लग रहा है? ये तो बहुत बड़ा काम लग रहा है। हाँ, पैसा भी बहुत बड़ा लग रहा है। कुल मंजूरशुदा रकम करीब 3 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। बाप रे। जिसमें केंद्र सरकार का ग्रांट भी है, करीब 97,000 करोड़ का। और टारगेट है कि देश भर में 20 करोड़ से ज्यादा स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएं। साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और फीडर्स पर भी मीटर लगेंगे ताकि पता चले कि बिजली कहाँ जा रही है, कहाँ लॉस हो रहा है। तो ये सिर्फ मीटर बदलने की योजना है या इसमें और भी कुछ शामिल है? नहीं, मीटर बदलना, खासकर स्मार्ट प्रीपेड मीटर, एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसे कंपोनेंट A कहते हैं। इसमें सिस्टम मीटरिंग और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना भी शामिल है। लेकिन एक और अहम हिस्सा है कंपोनेंट B, जिसमें बिजली कंपनियों के कर्मचारियों की ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग शामिल है। अच्छा, ताकि वो नई तकनीक को संभाल सकें। एग्जैक्टली। क्या इसका कोई उदाहरण है कि ये असल में कहीं लागू हो रहा हो, जमीन पर? बिल्कुल, कई राज्यों में काम शुरू हो गया है। जैसे नागालैंड को ही लीजिए, वहां RDSS के तहत कोहिमा, दिमापुर जैसे शहरों में हजारों स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम चल रहा है। इससे उम्मीद यही है कि बिजली की बर्बादी और चोरी कम होगी, बिलिंग एकदम टाइम पर और सही होगी, और लोग अपनी बिजली की खपत को बेहतर ढंग से देख पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे। सही है। तो अगर हम इन तीनों उदाहरणों को एक साथ देखें, ICJ की राय, बीमा सखी योजना और ये RDSS, तो एक पैटर्न दिखता है। क्या? कि जो बड़ी जटिल समस्याएं हैं, उनसे निपटने के लिए अलग अलग लेवल पर, मतलब इंटरनेशनल, लीगल, जमीनी, सामाजिक और व्यापक तकनीकी, एक स्ट्रक्चर्ड, टारगेटेड कोशिश हो रही है। हाँ, ये बात तो है। और ये पूरी चर्चा एक सवाल भी छोड़ जाती है मन में, कि जैसे आज हम जलवायु परिवर्तन या फाइनेंशियल सिक्योरिटी या बिजली जैसी चुनौतियों के लिए ये खास कानूनी, सामाजिक, तकनीकी सिस्टम बना रहे हैं। भविष्य में ऐसी कौन सी और बड़ी चुनौती उभर सकती है जिसके समाधान के लिए हमें शायद इसी तरह के नए फोकस्ड तरीके इजाद करने पड़े? बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है।